हाथ चूमने के लिए कहा था ना, हम तुम्हारा मुंह चूमेंगे, लेकिन आज नहीं कल। और आज से हमने तुम्हारी तनख्वाह 2 रुपए बढ़ा दी। मार्कोनी, तेरे बॉस को अगर उंगलियों पे न नचाया तो सेठ ही नाम नहीं। जिसका पिस्तौल कुत्ता छीन कर ले जाए वो सेनापति हो सकता है। बेशक, अगर कुत्ता किसी लड़की का हो। अवार्ड समारोह की चमक धमक से भरी उस रात जैसे ही रुपेश कुमार ने कदम रखा, पूरे हॉल में हलचल मच गई। अपनी करिश्माई मुस्कान और दिलकश अदाओं के लिए जाने जाने वाले रुपेश के कदमों में आत्मविश्वास था, मगर उनके चेहरे पर एक अनकहा दर्द भी झलक रहा था। दर्शकों के बीच उनकी मौजूदगी एक ऐसी राहत थी मानो अपने दौर के इस सितारे को आखिरी बार देख रहे हो। आज रुपेश की जिंदगी का एक अलग ही रंग था। हर कोई उन्हें देखकर खुश था और रुपेश भी उस रात को एक नए उत्साह के साथ जी रहे थे, जैसे वो जानते हो कि उनके जीवन की ये आखिरी रात है। दिल करता ओ यारा दिलदारा मेरा दिल करता, ओ यारा दिलदारा मेरा दिल करता। अबे कहाँ मर गया था बुढ़े? 2 घंटे लगा था एक सिगरेट का पैकेट लाने में। अबे मुंह क्या दिख रहा है? चल माचिस निकाल। You bastard! सिटी से धोखा। टेप और कोड बुक मुफ्त में लेकर भाग जाना चाहता था। टेप और कोड बुक। रुपेश कुमार का जन्म 16 जनवरी 1946 को एक ईरानी मुस्लिम परिवार में मुंबई में हुआ था। उनका असली नाम अब्बास फरशाही था और उनके पिता अली असगर फरशाही पुणे में एक प्रतिष्ठित बेकरी और होटल के मालिक थे। रुपेश अपने 4 भाई और 3 बहनों में सबसे बड़े थे और उनके घर में सभी उन्हें प्यार से ददाश कहकर पुकारते थे। रुपेश का सिनेमा के प्रति लगाव बचपन से ही था, लेकिन उनके पिताजी चाहते थे कि रुपेश उनके होटल का काम संभाले, मगर रुपेश का दिल सिनेमा के लिए धड़कता था। वो फिल्मों की दुनिया का हिस्सा बनना चाहते थे, लेकिन ये सफ़र आसान नहीं था। माँ ने उनकी इच्छाओं को समझा और पिता को मनाया कि बेटा अपनी जिंदगी के इस सपने को जी सके। मुंबई की चमक धमक में रुपेश ने अपनी किस्मत आजमानी शुरू की, लेकिन उनकी जेब में ज़्यादा पैसे नहीं थे। मजबूरन उन्होंने एक होटल में वेटर का काम शुरू किया, जबकि खुद उनके पिताजी का पुणे में नामी होटल था। उनका संघर्ष आसान नहीं था और मुमताज, उनकी चचेरी बहन और फिल्म इंडस्ट्री की उभरती अदाकारा भी उस वक्त खुद के लिए रास्ता बना रही थी। रुपेश भी उसी रास्ते पर चल पड़े और छोटे बड़े रोल करने लगे। उनकी पहली पहचान नाना भाई भट्ट के जरिए बनी, जिन्होंने उन्हें रुपेश कुमार का नाम दिया। मुमताज़ ने भी रुपेश के करियर को संवारने में मदद की और उनकी शुरुआती फिल्मों में मुमताज़ का भी साथ रहा। 1965 से लेकर 1970 तक रुपेश ने हर साल 10 से 15 फिल्मों में काम किया। वो मुख्य रूप से खलनायक के किरदार में नजर आते, क्योंकि उनका चेहरा और आवाज़ विलन के रोल के लिए एकदम उपयुक्त थी। लेकिन एक कलाकार का दिल तो हीरो बनने का होता है। 1973 में उनकी बतौर हीरो फिल्म प्रभात आई, जिसमें उनकी हीरोइन जाहिरा थी, मगर फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल नहीं हुई और रुपेश का हीरो बनने का सपना अधूरा रह गया। इसके बाद उन्होंने विलन और हास्य किरदारों में अपने अभिनय का हुनर दिखाया। उनकी फिल्में जैसे सीता और गीता, ललकार और रामपुर का लक्ष्मण ने उन्हें एक पहचान दी। वे 140 से अधिक फिल्मों में नजर आए और अपने होम प्रोडक्शन में फिल्में बनाए, परंतु समय के साथ जैसे हर सितारे की चमक मध्यम पड़ जाती है, वैसे ही रुपेश के करियर का भी अंत नजदीक आने लगा। और फिर आया वो काला दिन। एक अवार्ड फंक्शन में रुपेश कुमार को अपनी पहचान और योगदान का गर्व था, लेकिन नियति ने उनके लिए कुछ और ही सोचा था। रुपेश पहली कतार में बैठ गए थे, जहां से वे अपने चहेते सितारों के करीब थे, मगर तभी उन्हें किसी ने टोक दिया और कहा, माफ कीजिए, ये सीट आपके लिए नहीं है, आपको पिछली पंक्ति में बैठना होगा। रुपेश चुपचाप पिछली पंक्ति में चले गए, लेकिन उनके चेहरे पर एक गहरी उदासी झलक रही थी। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी सिनेमा को दी थी और आज उनकी यही पहचान धुंधली हो रही थी। तभी अचानक रुपेश के सीने में एक अजीब सा दर्द उठने लगा। उन्हें समझ नहीं आया कि ये दर्द क्यों हो रहा है, लेकिन उनकी सांसें तेज हो गई और उनका चेहरा पीला पड़ने लगा। उनके पास बैठे लोग उनकी हालत देखकर घबरा गए
आगे बैठे सुनील दत्त तुरंत उठे और रुपेश को सहारा देकर बाहर ले जाने लगे। उनकी सांसें अब धीमी हो रही थी और आंखों में वो दर्द और खामोशी साफ दिखाई दे रही थी। एम्बुलेंस में सुनील दत्त ने उनके कंधे को थाम कर कहा, रुपेश, सब ठीक हो जाएगा, तुमने कभी हार नहीं मानी, अब भी मत मानो। मगर शायद अब रुपेश का वक्त आ चुका था। एम्बुलेंस में उनकी आंखों से आंसू की एक आखिरी बूंद लुढ़की और उन्होंने हमेशा के लिए अपनी आंखें बंद कर ली। और इस प्रकार रुपेश कुमार की कहानी का एक दुखद अंत हुआ। एक ऐसा कलाकार जिसने संघर्ष के हर पड़ाव को पार किया, जो विलन से लेकर हास्य कलाकार तक हर भूमिका में बेमिसाल था, उसका अंत इतना दुखद और एकाकी होगा, किसी ने सोचा नहीं था। रुपेश के इस अचानक विदाई ने पूरे फिल्म जगत को झंझोर कर रख दिया। आज भी रुपेश की अधूरी कहानी उनकी याद में एक सवाल छोड़ जाती है, क्या एक कलाकार की कला की पहचान उसकी जिंदगी में ही मिल पाती है या फिर वक्त के साथ वो भी धुंधली पड़ जाती है।